हल्के बनाने का मन बना लिया है साथियों। आपकी भीड़, आपके जोश को देखकर ना केवल आपने इस बात पे मोहर लगाई, बल्कि योगेश्वर की जीत को निश्चित से सुनिश्चित बनाने की ओर आज आपकी ये भीड़ इस तरफ इशारा कर रही है। मैं आज आपका आभारी हूं कि मुझे और मेरे साथ आए सभी और जिनके अगुवाई में आज हम आए हैं, मुख्यमंत्री जी को भी आपने पगड़ी पहनाई। ये पगड़ी हमें नहीं पहनाई, बल्कि हमारे माध्यम से अपने लाडले योगेश्वर के सिर पर रखने का काम इस हल्के ने किया है। मुझे उम्मीद है कि जो विश्वास 36 बिरादरी का, चौधरी देवीलाल के परिवार के इन लोगों ने आज योगेश्वर को दिया है, अपने लाडले को दिया है, 3 तारीख को जब वोट डलेंगे और 10 को जब गिनती होगी, शाम को 5 बजे जब रिजल्ट आएंगे, तो कम से कम 20-25 हजार वोटों से अपने लाडले को जिता करके हल्के से भेजने का काम यहां के लोग करें। सम्मानित साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, इस गांव से हमारा 4 पीढ़ी का नाता है। चौधरी देवीलाल आपके बीच में, उनका क्या आपसे रिश्ता था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। मेरे दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हों, चौधरी रणजीत सिंह जी आज हमारे बीच में बैठे हैं। सारा जीवन, राजनीतिक जीवन, समय समय पर जब भी मौका मिला हम आपके बीच में आए। मेरे पिताजी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उनके जन्म दिवस पर तो मुख्यमंत्री जी, इस गांव के लोग, शायद ही कोई साल ऐसा गया होगा पिछले 20-25 सालों से जब यहां कोई उनके जन्मदिवस 13 मार्च पे ये लोग बहुत बड़ा भंडारा और बहुत बड़ी सभा करते हैं, उनको सम्मान देने का काम करते हैं। और कांग्रेस के षड्यंत्र ने, भूपेंद्र हुड्डा ने जब मेरे दादा और मेरे पिताजी को जेल भेजा, तो मेरे और दुष्यंत को आपने उस 13 मार्च को बुला करके अपना आशीर्वाद सदैव देने का काम किया। मैं आज वो दिन भी याद करना चाहता हूं। भाई, इस बड़ौदा गांव से हमारा राजनीतिक जुड़ाव नहीं है, पारिवारिक जुड़ाव है। मैं इस परिवार के बीच में आज अपने बड़े भाई योगेश्वर दत्त के लिए, इस हरियाणा की नहीं, इस हिंदुस्तान की शान के लिए हाथ जोड़ करके वोट की अपील करने आया हूं। आपका कीमती वोट आज गठबंधन के पक्ष में पड़े और ये आपका लाडला चंडीगढ़ की पंचायत में जाकर बड़ौदा गांव की और इस हल्के की आवाज को मजबूती से उठा सके, मैं वो मांगने आज आप लोगों से आया हूं। मुझे उम्मीद है भाई मदद करोगे कि नहीं बड़ौदाड़ो? भाई ढीले ढीले बोलो। और ये पीछे नौजवान खड़े, दोनों हाथ उठाकर मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाने का काम करो। भाई, जो ढोलकी, पहले ढोलकी हुआ करती, आजकल तो मशीन होती, उस मशीन ने ठाडा भरण का काम इस बार बड़ौदा हल्के के और बड़ौदा गांव के लोग करने का काम करेंगे। ये भाई पीछे खड़े नौजवानों, 2 कैंडिडेट हैं, तीसरा कोई टक्कर में तो नहीं है क्या? कोई तीसरा टक्कर? तीसरा कोई टक्कर में नहीं, टक्कर में यो भी नहीं, मगर कांग्रेस की बात करनी जरूरी। एक तरफ योगेश्वर भाई, कौन है योगेश्वर दत्त? वो है योगेश्वर दत्त जिसने गांव से उठकर, इस हल्के से उठकर, इस जिले से उठकर, इस हरियाणा से उठकर इंग्लैंड में जाकर, इंग्लैंड वाले कौन से हैं, तो हमने बेरा है कि नहीं, जिनने हमें गुलाम रखा, उन अंग्रेजी लोगों के यहां, उन अंग्रेजों के यहां इंग्लैंड के अंदर जाकर उनके पहलवान को पटखनी देकर, चित लगाकर तुम्हारा तिरंगा झंडा फहराया था कि नहीं फहराया था भाइयों? और जिस दिन तिरंगा झंडा फहराया था, ये मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, इन लोगों ने, क्योंकि भाई तो इंग्लैंड में था, ये टीवी को पुचकार रही थी, टीवी के ऊपर हाथ रख के कह रही थी, ले मेरे लाडले, तूने हमारा आज जो सीना है वो गर्व से चौड़ा कर दिया। वो है योगेश्वर दत्त। अरे कौन है योगेश्वर दत्त? वो है योगेश्वर दत्त जिसने, आजकल तो कोई क्लर्क की नौकरी नहीं छोड़ता मेरे भाइयों, एसपी और डीएसपी की नौकरी छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी? छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी? करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट छोड़ दी। ये सुना था मैंने भाई, इसको कोई शराब वाले एडवर्टाइजमेंट देने लगे, कहने लगे भाई योगेश्वर शराब की एडवर्टाइजमेंट कर दे। योगेश्वर ने कहा
भाई पहले मुझे यह साबित करके दिखाओ मेरा जैसा शरीर किसी शराबी का इस हिंदुस्तान में हो, तो अगर कोई घी की हो, घी के पीपे की हो तो कर दूंगा, शराब की एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा। वो योगेश्वर दत्त, ये वो योगेश्वर दत्त है जिसको सिल्वर मेडल मिल जाता। मुख्यमंत्री जी, ये वो योगेश्वर दत्त है, रशिया के पहलवान का डोप में नाम आ गया था, उसका मेडल चला गया था और उसकी कार एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। ये वो योगेश्वर दत्त है जिसने कहा कि नहीं, उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी, मैंने मेडल जीता है, कांस्य पदक, मैं किसी का हक ऐसे नहीं लूंगा। ये वो योगेश्वर दत्त है, इसको 2 करोड़ का इनाम उसमें भी मिल जाता था। अरे इसकी कितनी गिनवाऊं उतनी कम। आज ये लाडला आपका सारी नौकरी छोड़कर, सब कुछ त्याग कर कर आपके बीच में खड़ा है आपकी सेवा के लिए। और दूसरी तरफ कौन है भाई? बालू के नाम बताया, बालू। और वो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हैं चौधरी हुड्डा साहब, हुड्डा साहब के कहां थे जब ये जीत के आया था मेडल? आपको याद कराऊंगा मैं, पहले याद है कि नहीं? भैंसवाल में दिल्ली से दीपेंद्र ले आया था और भैंसवाल में जब योगेश्वर खड़ा था गले लगा लिया भूपेंद्र हुड्डा ने। ये कही थी, ले मेरे लाडले तू तो मैंने दीपेंद्र ते भी प्यारा है, ये कही थी कि नहीं कही थी? आज ये जो प्यारा था वो इतना दूर कैसे हो गया? क्योंकि हुड्डा के मन में खोट है कि नहीं है? सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। और भालू कौन है भाई? जिसने प्लाट कब्जाए कि नहीं कब्जाए, पंचायतों में क्या क्या नहीं किया मैं कहना नहीं चाहता, आज ये मंच बहुत बड़ा है, आप सब मेरे से बेहतरी से जानते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते, वो पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं हुड्डा साहब कि महाराज भालू इस पहलवान को चित करने का काम करते। अरे हुड्डा साहब, ये कोई चिड़ियाघर का चुनाव नहीं, ये बड़ौदा हलके के भविष्य की कहानी लिखी जानी है। वो भालू कहता है, किसी पत्रकार भाई ने पूछ लिया, बोले शैलजा जी कब आएंगी? बोला मना नहीं बेरा भाई, मर तो हुड्डा ही है। कोई भी कुछ भी पूछ लो, बोला जी क्या काम करोगे? बोला मैंने नहीं बेरा भाई, हुड्डा से पूछो, मैं तो हुड्डा का हूं। ये विधानसभा में भी ये कह देगा, जब प्रश्न उठाने की बारी आएगी वह मना नहीं बेरा दीपेंद्र से पूछ लो। कैसे काम चलेगा? अरे ऐसा एमएलए चुनना चाहते हो या ऐसा एमएलए चुनना चाहते हो 90 में खड़ा हो तो न्यारा पहचाना जावे? साथियों, ऐसा एमएलए चुनो कि हिंदुस्तान की शान, अरे डंका बजेगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक टीवी पे खबर चलेगी, भालू जीत गया तो कोई पूछे भी कौन नहीं, और ये भाई जीत के जाएगा तो सारे देश में इस बात की चर्चा होगी कि एक देश का सितारा आज बड़ौदा हल्के की मान जनता ने उस पर मोहर लगाकर विधानसभा में भेजने का काम किया। आज मौका आया है महान लोगों, इस मौके को चूकियो। और कुछ लोग कह देते बोले, और भूपेंद्र हुड्डा जी ने कह दी, इतना बड़ा नेता ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए भाई, ब्राह्मण का छोरा है देख लियो। भूपेंद्र हुड्डा जी अपनी मां की कोख में जब जन्म लिया था तो फैसला करने का अवसर किसी को नहीं मिलता, कोई फैसला करके नहीं आता मैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, कोई ये सोच के नहीं आता कि मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लूंगा, जाट के लूंगा, किसी वाल्मीकि भाई के घर में जन्म लूंगा, किसी दलित परिवार में जन्म लूंगा। ये तो परमात्मा ने जिसके घर में जन्म दे दिया हमारा सौभाग्य है। मगर यह पहचानो कि सच्चा सेवक कौन है, आपकी सेवा कौन कर सकता है, आपके साथ मिलकर के कौन चल सकता है। इसलिए बांटने वाले लोग बहुत आएंगे, मगर यह मिसाल है, आज जोड़ करके दिखाओ साथियों। 36 बिरादरी के लोग, जो 36 बिरादरी का सांझा है, मैं पूछना चाहूंगा, जब यह मेडल लाया था आपने इसकी जात पूछी थी क्या? बता दो, बीच में बैठे नौजवान, पूछी थी क्या हमने जात इसकी? तो जब इसने देश को गौरवान्वित किया, आज हम बड़ौदा हल्के के लोग अपना फर्ज अदा करें, वो मौका 3 तारीख को आया है। मैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत का संदेश लेकर आपके बीच में आपसे अपील करने आया हूं। इस बात का विश्वास दिला करके दे करके जाएंगे और आने वाली 3 तारीख को अपनी मोहर लगाएंगे, और 10 तारीख खुलेंगी तो कांग्रेस का हरियाणा में सफाया हो जाएगा और हरियाणा में एक नई अलग और दुगनी ताकत से यह सरकार अगले 4 साल काम करेगी। और भाई 4 साल का मौका है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने आपके बीच में कॉलेज की घोषणा कर दी कि नहीं कर दी भाई? करी है कि नहीं करी? ये तो बिना मांगे करी है।
और जब ठाडा पहलवान आगे जाओगा तो फिर तो मांगने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगले 4 साल चंडीगढ़ का दरवाजा आपकी तरफ करने का काम हम मिलजुल करके करेंगे। भाई कहने आपके बीच में बातें बहुत सी और हैं, मगर क्योंकि वरिष्ठ नेता बैठे हैं, मैं आपसे इजाजत लेता हुआ यही कहूंगा कि जेजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो बूथ के बड़े मजबूत और ठाडे कार्यकर्ता हैं। ये बैठे जेजेपी वालों, मैं एक ही बात कहूंगा कि बीजेपी वालों से भी 19 नहीं बल्कि सवाया होकर के भाई योगेश्वर की ताकत को दुगना करने का काम करना। आप आए, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी देवीलाल। भारत माता की जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा अपने हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, हरियाणा की राजनीति के माहिर ऐसे मंत्री रणजीत चौटाला जी से, वो आए और हम सबको संबोधित करें। चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी देवीलाल अमर रहे। बड़ौदा गांव में आज की सभा में उपस्थित बहुत आदरणीय हमारी हाजिरी, हमारे बहुत आदर और सम्मान के योग्य, पिछले 6 साल से हरियाणा में बहुत स्पीड से उन्नति के रास्ते पे ले जाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारा अजीज दिग्विजय सिंह चौटाला, हमारे राज्य मंत्री अनूप जी दानक, हमारे पूर्व मंत्री कविता जी जैन, मंच पर बैठे सभी हमारे सम्मानित मंच के साथी। गांव बड़ौदा में मैं अभी कोई 1 महीना पहले आया था आपके बीच, और 3 दिन मैं घूमा था, तब मैं 20 गांव करके गया था। पर मैं सच्चाई की बात कहता हूं, मैंने बड़ौदा हलके में चुनाव के वक्त ऐसा जीवंत रोमांच प्रदर्शन कभी भी नहीं देखा जो आज बड़ौदा की धरती पर देखा। बहुत बढ़िया लगा। जब यहाँ एंटर करा तब भी ये लग रहा था कि चुनाव तो एक तरफा होता जा रहा है। मैं थोड़ा चुनाव में बताऊं, एक बड़ौदा बाई इलेक्शन था, ना बड़ौदा नहीं, जींद बाई इलेक्शन था, माफ करना मुख्यमंत्री जी, तब मैं कांग्रेस में था। और उसमें एक चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला नजर आ रहा था। जब शुरू हुआ, रणदीप सुरजेवाले हमारे पार्टी में आजकल बहुत बड़े पद पे हैं, मैं हुड्डा साहब दोस्त हैं, साथी हैं, हम क्लास फेलो भी रहे हैं, हम एक दूसरे के बेहतरीन मित्र हैं। पर ओम प्रकाश जी मैं भी तो सगे भाई हैं, अजय रबे भी तो सगे भाई हैं। राजनीति की परिभाषा है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास हो उसे प्रजातंत्र कहते हैं। मेरा कुछ मन है, इनका कुछ मन है, हर आदमी को अपना हक है अपना वोट देने का। उस चुनाव में जब चुनाव शुरू हुआ तो कहते थे कि दिल्ली से पूरे हाईकमांड ने बहुत सज धज के रणदीप सुरजेवाले को भेजा था, और जब आखिरी 3 दिन रहे तो चुनाव बड़ा तेजी से पलटने लगा। और हमारा ये दिग्विजय जो था, बीजेपी तो चुनाव जीती, ये नंबर 2 पे निकल आया, रणदीप सिंह सुरजेवाला तीसरे नंबर पे चला गया। मैं बड़ौदा की भीड़ देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बड़ौदा वाला भी वैसा ही इतिहास रिपीट करेंगे। मैं किसी पे छोटी और व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं बड़ौदा वालों को एक बताता हूं, तुम चो देवीलाल के रास्ते पे बहुत लंबे समय चले, जो उन्होंने कहा उस बात को तो आपने सर माथे पे, आपके नेता चो चरण सिंह चो देवीलाल रहे हैं, और कभी सर छोटू राम भी रहे हैं, मैं उन्हें भी आज नमन करता हूं। और उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति बदली थी। मैं तो उस न्याय युद्ध में सारा सीन देख रहा था कि मुलायम सिंह लालू प्रधानमंत्री, वीपी सिंह बना दे, चंद्रशेखर बना दें, नेहरू परिवार तो किसी को कांग्रेस का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना देता था, पर उसके बाद विपक्ष में जो देवीलाल ऐसे आदमी थे जिन्होंने वीपी सिंह और चंद्रशेखर जैसे आदमी को भी प्रधानमंत्री बना दिया, रटा दिया। उनका इस सक्सेस में आप लोगों का बहुत बड़ा रोल था। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा
मैंने तो तब भी देखा, मैं उस विधानसभा में था, डॉक्टर मंगल सेन चौ देवीलाल के सबसे विश्वस्त साथी थे। चौ देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन की जोड़ी ने सारा कुछ करा था। न्याय युद्ध लड़ा तो साथ थे, 70 का चुनाव हुआ तो साथ थे। मैं दिल्ली की एक जनसभा में था। पार्टियों का महत्व नहीं होता, जगह का महत्व नहीं होता। मैंने वाजपेयी जी को सुना, सब नेता जेलों से छूट के आए थे, रामलीला ग्राउंड में सभा हो रही थी। वाजपेयी जी कहने लगे, हर आदमी सुनना चाहिए, सब आदमियों ने सांसें रोक रखी थी, अगर माइक पे यूं टक की आवाज़ होती थी तो वो भी पूरी भीड़ में सुनती थी। उन्होंने एक शेर पढ़ा था, बाद मुद्दत के मिले हैं ये आज़ादी के दीवाने, ज़रा खुल के सांस तो ले लें इस खुली हवा में, ना जाने कितने दिन और हैं आज़ादी के ये खुदा जाने। क्योंकि इमरजेंसी से छूट के आए थे तो उनका समय के हिसाब से बड़ा वो प्रासंगिकता थी उस बात की। और उन्होंने, मैंने मंच पे सुना था कि आज से हमने भारतीय जनसंघ को दफना दिया है। चौधरी चरण सिंह कहते थे हमने लोकदल खत्म कर दिया, और हल्दर का निशान बन के एक पार्टी बन गई थी जनता पार्टी। बाद में पार्टियां टूटती गई। जो देवीलाल का उस वक़्त एक प्रसंग था, आप लोग साथ थे। आज उनके विचार वो जो हैं वो तो मेयर दिग्विजय लेके चल रहे हैं, कोई दूसरा तो नहीं ले रहा। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपने सदा उनका साथ दिया। कांग्रेस में कोई बहुत ज़्यादा आप दम नहीं समझे कहीं। कांग्रेस 44वीं नटवर सिंह जी मेरे बड़े अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस में जो 10 जनपद पे जो आदमी आता है उनके साथ, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो केंद्र सरकार का मंत्री है, चाहे मेंबर पार्लियामेंट का, उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार होता है, वह तो हाजिरी लगाई जाती है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप सारे सियाने लोग बैठे बता दो। शैलजा तो पार्टी अध्यक्ष है, रणदीप सुरजेवाले को जो इतनी ताजपोशी दी गई है, CWC का मेंबर, कोर कमेटी का मेंबर, जनरल सेक्रेटरी, उसको कर्नाटक का इंचार्ज, और आपने राहुल गांधी का पॉलिटिकली सेक्रेटरी, इतनी तो अहमद पटेल को भी नहीं थी। अब मैं आपसे बता रहा हूँ इस सारे का मतलब क्या है। जब शैलजा दीपेंद्र ही सब पार्टी के आला कमांडर, तो तुम जो नक्शा बनाए रह रहे हो कि चौधरी इलाके की चौधरी ये वो, इस बात में कोई दम नहीं है। कभी चौ देवीलाल ने ये नहीं सोचा। अगर भाई चौ देवीलाल मुख्यमंत्री रहे 10 साल, चौ बंसीलाल मुख्यमंत्री रहे, ओम प्रकाश जी चौटाला मुख्यमंत्री रहे, कभी कोई दूसरा भी बन जाता है। हमारे माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बन गए, हम सारे साथ हैं, 36 जात के लोग सारे साथ हैं इस कैबिनेट में। मेरे दुष्यंत पे 14 महकमे हैं, सबसे बढ़िया महकमे हमें दे रखे हैं, इससे ज़्यादा थारा राज में क्या हिस्सा होगा। बिना बात के समय बदल जाता है। माफ़ करना, मैं बड़ी ठीक सलाह दे रहा हूँ। 3 तारीख के बाद यहाँ कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास। मैं गलत नहीं, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, जो अच्छी लगे, कड़वी लगे, सच्ची लगे। और जो कुछ देना है इन्होंने देना है, ये मुख्यमंत्री जी बैठे, और जो कुछ देना है मैं दिग्विजय बैठे, हमने देना है। सरकार आप है और हम पे इनका पूरा भरोसा है। तो मैं जो इस इलाके के लिए मिलेगा वो इनके बिना कोई नहीं दे सकता। अगर कांग्रेस पे ही भरोसा था, श्री कृष्ण हुड्डा मेरे साथ लोकदल में भी MLA थे, जब पुराना लोकदल था मैं भी साथ था, और हम इकट्ठे MLA थे। हम पिछली विधानसभा में, इससे पिछली विधानसभा में भी इकट्ठे थे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कभी आपके तो यहाँ MLA रहे इतने साल, कोई भी उन्हें पूछा, बोले भाई मैंने मेरा नहीं, जो करो कर दो। मतलब इससे दूसरी बात कभी बोलते नहीं थे। बहुत शरीफ सादा आदमी। उस आदमी की 20 साल की कुर्बानी किलो ही छोड़ के यहाँ आ गया वो आदमी। उसके बेटे को भी टिकट नहीं, तो फिर आप देख लो ना कहाँ इंसाफ है इस कांग्रेस में, कहाँ आपको न्याय मिलना है। मेरी बात गलत है तो आप काट दो। जब ये है ही नहीं तो फिर हम मूर्खता में क्यों सोचें। आदमी जब 2 बसों में तय करता है कि सफ़र किस में करें, एक सफ़र करेगी 20 मिनट में, और एक सफ़र करने में जगह जगह रुकती जाएगी, ट्राली की तरह चलेगी, उसमें 3 घंटे लगेंगे, तो 20 मिनट वाला लेगी। ये एक समय आया आप पे। बाकी तो क्या देंगे नहीं देंगे वो तो मुख्यमंत्री जी अनाउंस करेंगे। मैं एक बताता हूँ, योगेश्वर दत्त से मेरा बहुत लंबा परिचय नहीं है, मैं इनसे बहुत मिला नहीं था।
पर मिलने बिना मिले भी मैं जब इन्हें जानने लगा था तब इस बात से देखा, ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि हिंदुस्तान को हरियाणा में एक मेडल और मिला, इंडिया को एक, तब तो इंडिया के नाम पे था, और एक मेडल और मिला। फिर जब वो उस पर खड़े होके ने देखा मेडल मिला था तो वो ये लगा के जीता है। और उस वक़्त सारे ये, चाहे बड़ौदा था, चाहे दूसरा बुटाना था, चाहे आपका गंगाना था, किसी का चाहे बनवासा था, हर गांव में कहते हमारा छोरा जीत के आया है। तो भाई इससे बढ़िया युद्ध, इससे तो पॉलिटिकली पावर जीत के आएगा। जैसे तुम्हारे वो तो मेडल मिला था, इज्जत मिली थी, इसमें तो इलाके के काम मिलेंगे। और मैं एक भरोसा दे के जा रहा हूँ कि भाई मेरी कोठी पे कभी आ जाना, मैं जवान का बड़ा सच्चा आदमी हूँ, कभी गलत नहीं कहता, कभी भी आ जाना। मेरा और मुख्यमंत्री जी का निवास बीच में दीवार ही है, सांझली, इनके पीछे मेरी कोठी है। मैं भी काम करूंगा और आपके पास अगर कोठी भी हुए तो मैं पहले भी मेरे पास बड़ौदा वाले गए थे, बुटाना वाले गए थे, आपके पास लेके गया था। कोई भी काम होगा आपका करूंगा, किसी वक्त आ जाओ करूंगा। अब इनके आशीर्वाद से मैंने पिछले 4 महीने में आपके हल्के में गिन लो, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 897 ट्यूबवेल मिले हैं, जितने कभी भी नहीं मिले। और मुझे मुख्यमंत्री जी का फिर आशीर्वाद रहा। तो आपसे कह रहा हूँ, ना को ये खंभा टेढ़ा रहने दूंगा, ना बिजली के तार ढीले रहने दूंगा, और 24 घंटे में इस इलाके को मैं बिजली पे लेके आऊँगा। आज के दिन हमारे 18 गांवों में 24 घंटे बिजली है, और 10 गांव ऐसे हैं जिनमें 18 घंटे दे रहे हैं, बाकी 28 ऐसे हैं जिसमें 16 घंटे, जहाँ कभी 4 घंटे भी नहीं आती थी। तो इनका पूरा आशीर्वाद है, और मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ, आप योगेश्वर दत्त को यहाँ से चुनाव जिताएं। रिजल्ट में अभी मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा था कि काउंटिंग किस दिन है, 10 तारीख को है। टीवी पे साथ ही खबर आती है, मैं तो दूर होऊंगा, यहाँ नहीं होऊंगा, ना मुख्यमंत्री जी यहाँ होंगे, पर उस पर चैनल पे देखेंगे कि अभी अभी खबर मिली है, क्योंकि वहाँ के मध्य प्रदेश के भी 27 चुनाव हैं। जब ये खबर आएगी कि बड़ौदा उपचुनाव में योगेश्वर दत्त भारतीय जनता पार्टी और जे पार्टी के प्रत्याशी इतने मतों से जीत गए हैं, तो हमें बड़ी खुशी होगी। मैं सबको सलाम और धन्यवाद करूंगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। अपने बीच में हरिओम डायरेक्टर हैं शुगर मिल के, जो सर्वसम्मति से चुने गए थे, वो आज आएंगे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो मंच की तरफ आ जाएं। अब मैं निवेदन करूंगा अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, संत स्वभाव के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में बने हैं, और आज योगेश्वर दत्त जी के लिए आपके बीच में आए हैं। हरिओम डायरेक्टर शुगर मिल, जो इसी गांव से हैं, सर्वसम्मति से चुने गए थे, आज भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी के यहाँ आगमन से प्रभावित होकर आज ये पार्टी ज्वाइन की है। मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते इनका स्वागत करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए, हम सबको संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। चलिए, आपका बड़ौदा वासियों का दम जरा आपके गले से, आपकी छाती से पता लगना चाहिए। मेरे साथ भाई थारा भी दम देख लिया जरा, खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। जरा आपका दम, आवाज जो है देखता हूं कहां तक पहुंचती है, यहां से बहुत दूर तक पहुंचानी है, चंडीगढ़ तक, क्योंकि योगेश्वर भाई चंडीगढ़ पहुंचेंगे तो हमारी आवाज पहले पहुंच जाए। ठीक है? भारत माता की। पानीपत पार हुई है। भारत माता की। जीरकपुर रह गई, अभी चंडीगढ़ नहीं पहुंची। भारत माता की। धन्यवाद। मंच पर विराजमान
आ गया ध्यान में भाइयों? पहले भी आ गया। जेबीटी भर्ती 2020। नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। अभी शुरू करने दो मेरी बात। ये बातें कराएंगे कराएंगे कराएंगे। बैठिए, नीचे कराओ। अरे बात तो शुरू करने दो। ये तो आखिर में होता है, पहले थोड़ी होता है। ये आखिर में होता है, पहले नहीं होता। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री, बहुत ही अनुभवी नेता चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, सरकार में मेरे साथ मंत्री भाई अनूप सिंह जी धानक, हमारी इस बड़ौदा की धरती में, इस माटी में जन्मे, न केवल हरियाणा बल्कि देश का भी नाम रोशन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे पहलवान, यहाँ के अपने गठबंधन के प्रत्याशी भाई योगेंद्र पहलवान जी, हमारे सभी सांसद जो यहाँ से अब अगले कार्यक्रम में चले गए हैं, उस उपस्थित सभी विधायकगण, सभी अन्य दोनों पार्टियों के नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, सबसे पहले बड़ौदा की ये भूमि, इसको मैं नमन करता हूं, क्योंकि ये धरती बड़ी पवित्र है। अखाड़ों की धरती है ये। नामी ग्रामी पहलवान यहां हुए, पहलवानों की ये धरती है। अगर हम नाम गिनना चाहें तो पंडित शीशराम जी पहलवान तो यहां का नाम रहा है। राजेंद्र पहलवान रिटायर्ड डीआईजी, एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं, ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी भी हुए हैं। रुस्तम हिंद जगत सिंह पहलवान, इंटरनेशनल पहलवान सरिता मोर, पहलवानों का ये गांव। और संयोग से इस युद्ध में, इस अखाड़े में हमारे जो प्रत्याशी उतरे हैं वो भी हमारे योगेश्वर पहलवान। अब पहलवानों की धरती, पहलवान के समर्थन में नहीं उतरेंगे तो किसके समर्थन में उतरेंगे? उसके समर्थन में जिसको चुनाव का पर्चा भरने से पहले कोई जानता ही नहीं था। सुना था किसी ने नाम, पूरा नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन भालू करके बुलाते हैं तो थोड़ा सा याद आ गया मुझे। क्या है नाम उसका? इंदुराज। तो मित्रों, ये जो पॉलिटिकल लड़ाई है, ये जो अखाड़ा है, दुर्भाग्य से यहां के चुने हुए विधायक का देहांत हो गया, जिस कारण से ये सीट खाली हुई और उसी कारण से ये मौका आज आया है। अब चूंकि उनका निधन होना ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन इसी में से आज आप लोग अपना एक सौभाग्य भी निकाल सकते हैं कि हम अपने बीच का ऐसा नौजवान, जिसने हमारे इस इलाके का नाम न केवल देश में, प्रदेश में, बल्कि दुनिया में रोशन किया है, अब बारी है उसको आगे लाने की। अगर आप लोग इस काम को कर देते हैं तो जितना पिछले 4 महीने में आपने हमारे संकल्प को देखा, वो संकल्प भी क्यों लिया था उसकी आपको जानकारियां शायद अखबार में हुई होंगी। जब ये सीट खाली हुई तो 4 महीने पहले मैं एक बार आया था, कुछ गांव में गया था। वहां एक आदमी ने कहा कि हमारे तो अब एमएलए नहीं है कोई भी। मैंने कहा सुनो, किसी भी कारण से कभी भी कोई सीट जब खाली हो जाती है तो आप उस सीट को मत मानना कि वहां कोई एमएलए नहीं है। लीडर ऑफ द हाउस, सदन का नेता इस नाते से मैं आज से आपका एमएलए हूं, ये मैंने उनको कहा था। और उसके बाद लगातार सब 54 के 54 गांव में, 66 की 66 पंचायतों में हमने अपने कार्यकर्ताओं को, जेजेपी के कार्यकर्ताओं को भेज करके वहां के जितने काम है सब मंगवाए। अच्छी बड़ी संख्या में काम हमको मिले
और उन कामों के लिए इन 4 महीने का पूरा उपयोग किया। चाहे वो पीने के पानी की समस्या थी, चाहे बरसात के पानी का भराव, उस पानी को खाली कराने की बात थी, चाहे सिंचाई के पानी की बात थी, ड्रेन नंबर 8 में पानी डालने की बात थी, चाहे पर यहां शिक्षा के नाते से जितने भी और नए इंस्टीट्यूट खोलने थे, संस्थान खोलने थे, उनके लिए हमने घोषणा की। उसमें आपका बड़ौदा का एक महिलाओं का कॉलेज भी है, इसकी भी हमने घोषणा की। बुटाना का जनता कॉलेज, उसको यूनिवर्सिटी में बदला जाए। बात तो ये बहुत सालों से चल रही थी, लेकिन संयोग से बुटाना के लोग आए कि हमारी ये मांग है। हमने कहा मंजूर ये भी, क्योंकि हमने शिक्षा के अंदर सारे प्रदेश में पिछले 5 सालों में 6 सालों में बहुत काम किए हैं। महिला शिक्षा में तो बहुत ही किए हैं। हमने अपने आने के बाद 48 महिला कॉलेज हरियाणा में बनाए हैं, जो कांग्रेस के पिछले शासन में 48 साल हरियाणा बनने के बाद वो 48 ही बने थे, उतने ही हमने 6 साल में बना दिए, उतने ही 6 साल में बनाए। तो ये 4 महीने में हम इतना काम कर सकते हैं। आपकी पंचायतों में लाखों रुपया, करोड़ों रुपया जो काम उन्होंने बताया वो हमने भेजा है। कुछ पंचायतें खर्च नहीं कर पाई हैं क्योंकि आचार संहिता लग गई। हमने कहा कोई नहीं, 11 तारीख के बाद तो खर्च कर ही लोगे, तो इसलिए उनको भरपूर पैसा भेजा है। 4 महीने में जब इतना काम किया है, ये आपको हमारी जो काम करने की पद्धति, तरीका, हमारा संकल्प, हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कभी न कर सके कभी कहते भी नहीं है। बहुत लोग आते हैं शिकायत लेके कि मनोहर लाल जी राजनीतिक आदमी है, जो कोई आए सबकी हाँ कर दिया करो। मैं कहा बिल्कुल नहीं, मैं वैसा राजनीतिक आदमी नहीं हूं। जैसे झूठे वायदे पिछली सरकारें कांग्रेस की करती रही हैं, हम पहले हिसाब किताब लगा लेते हैं, डिपार्टमेंट से पूछ लेते हैं भाई ये काम होने वाला है कि नहीं है। जब वो कहते हैं हाँ हो सकता है, इतना खर्चा आएगा, खर्चे की चिंता मत करो, खर्चे का प्रबंध हम करेंगे। संयोग से मैं मुख्यमंत्री के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री भी हूं, इसलिए आज कहीं भी कोई पैसा लगाना होता तो मुझे किसी को पूछना नहीं पड़ता है। 165 करोड़ रुपया 4 महीने में, पिछले 6 साल में तो सैकड़ों करोड़ रुपया आया ही आया है, इस 4 महीने में 165 करोड़ रुपया इस विधानसभा में लगाया है। तो मित्रों, मैं आपसे वायदा करता हूं कि जब योगेश्वर भाई जब ये विधायक बनेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। आपसे गांव-गांव जाकर पूछेंगे क्या समस्या है, क्या डिमांड है, क्या आवश्यकता है गांव की, ये बताओ। आधी रात को भी आएंगे तो इन पर हमारा इतना भरोसा, बिना देखे कागज पर साइन कर देंगे, ले जाओ। चैन से नहीं बैठेंगे, बैठ के तो बैठने नहीं दूंगा। अगर ये चैन से बैठने लगेंगे तो बैठने नहीं दूंगा। मैं एक ओएसडी अपना स्पेशल लगा दूंगा कि भाई बड़ौदा के जितने काम हैं योगेश्वर को पकड़ जाके लेके आ, सारे लेके आ। आखिर काम करने की मनस्थिति, हमने हरियाणा में भी ऐसे ही काम किए हैं। इस समय हमारा बजट पहले से अपेक्षा बहुत बड़ा हो गया है, और संयोग से हमने बड़े सिस्टम से काम किया, भ्रष्टाचार को दूर किया। इसमें से भ्रष्टाचार में बहुत पैसा लीक हो जाता था, कम से कम 30-40% पैसा तो चला ही जाता था। हमने चाहे वो रजिस्ट्रियों के मामले हों, चाहे वो कमेटियों के मामले हों, पंचायतों के मामले हों, और कोई भी काम हो, उसके सारे सिस्टम जो पहले कमीशनें जाती थी, कमीशनें सब की सब कटवा दी, हमने बंद करवा दी। सारी बंद हो गई होंगी ऐसी मेरी कोई गारंटी नहीं है। पिछले दिनों में ट्रांसपोर्ट में हमने देखा आरटीए ऑफिस के अंदर गड़बड़े चल रही हैं, सारे आरटीए ऑफिस के अफसर बदल दिए, कर्मचारी बदल दिए, सब बदल दिए, सारे बदल दिए कि इनका एक बार नेटवर्क टूटना चाहिए, और निगरानी पर आदमी लगा दिए, अलग से डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर लगा दिए। अब आरटीए जो है अलग डिस्ट्रिक्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के नाते काम करेंगे। इससे पहले जब पता लगा तहसीलों में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए उनका 1 महीना लगेगा। हमने सब रजिस्ट्रियां बंद कर दो, पहले इसको ठीक करो। किसानों की कितने ही काम किसानों के लिए हमने किए, चाहे उसके अंदर मुआवजा देने की बात आए, पिछले 6 साल के अंदर 4800 करोड़ रुपया मुआवजा गया है। यहां भी
उन्हीं दिनों में मैं एक निजामपुर गांव है यहाँ नजदीकी होगा कहीं, वहां मैं खुद हाथों से चेक बांट के गया था। करोड़ों रुपए के चेक दिए थे किसानों के। जिसका भी किसी का कोई तकलीफ होती है हम तुरंत पहुंच जाते हैं। अभी झूठ बोलने की जो कांग्रेस की आदत है, हमेशा झूठ बोल करके भूत प्रेत की तरह डराते रहते हैं लोगों को, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब वो डरा रहे हैं कि किसानों के 3 बिल इन्होंने बनाए हैं, किसानों के लिए मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएंगे। मैं कहता हूं 1 महीना हो गया प्रोक्योरमेंट होते हुए, आज बाजरा है चाहे धान है, कोई मंडी बंद हुई है? बताइए, कोई मंडी बंद हुई है? एमएसपी कहीं खत्म हुआ है? कहीं नहीं हुआ है। इन 3 बिलों के कारण से तो किसान को एक रास्ता पहले था, उसके 2 रास्ते कर दिए कि भाई अगर पैसा मंडी में ठीक मिले तो मंडी में आ जा, बाहर ठीक मिले तो बाहर चला जा, जहां ज्यादा पैसा मिले वहां जाकर के बेच अपनी चीज को। पहले क्या होता था, मंडी के बाहर बेच नहीं सकता था, और मंडी में खरीदार जिस भाव लेता था उसकी मजबूरी थी। ये जो एमएसपी है, पहले ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं था, इसको मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बना करके और किसानों को बहका दिया कि भाई इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हम क्या कहते हैं, नहीं, बाहर अगर प्राइवेट खरीदने वाला कोई ज्यादा में खरीदना चाहता है, तुझे यहां आने की जरूरत नहीं, जाके वहां बेच दे, हमारी मार्केट फीस नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सरकार का तो बल्कि इसमें घाटा है, हमें 4% की जो कमीशन है 1% कर दी है। 3% घटने से 300 करोड़ रुपया चला गया। कोई बात नहीं, हम कहीं ना कहीं से और से लाएंगे, गांव की सड़क बनानी हम बढ़ा देंगे, मंडियां बढ़ानी है बढ़ा देंगे, कोई बजट की कमी नहीं है। लेकिन किसान को घाटा नहीं होना चाहिए, किसान के फायदे के लिए करेंगे। एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। और मैं घोषणा करता हूं इस सभा में, आज बड़ौदा की सभा में, अगर किसी ने एमएसपी खत्म करने की कोशिश की, अरे हो गई बात। अब मंच पर अगर ये करोगे तो फिर हमारे लोग ये छीन भी लेंगे, ये छीनना झपटी भी करेंगे। ये नाजायज है, ये नाजायज है। इस प्रकार से डिस्टर्ब अब नहीं करना बिल्कुल भी। अलग से आ जाना मेरे पास, चंडीगढ़ मिल लेंगे। अब अलग से चंडीगढ़ आना, वहां मिलेंगे। अगर किसी ने उठाना नहीं अब ये झंडा अपना, एक सीमा होती है भाई। तीसरी बार उठा रहे हो आप, आपकी बात सुन ली हमने। हाँ, ध्यान रखना, आगे मत उठाना ये। चलिए, हाँ मैं शुरू कर रहा हूं। चलिए, छोड़ दो इनको, छोड़ दो। हाँ छोड़ दो। नहीं करेंगे अब करेंगे तो पकड़ के बाहर फेंक देंगे। चलिए, रहने दो। अरे ठीक है, बैठ जाओ। तो मैं ये कह रहा था कि एमएसपी खत्म करने की कोशिश ने की, तो मित्रों आज बड़ौदा की सभा में मैं कह रहा हूं, एमएसपी कोई खत्म करेगा तो ये मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा, एमएसपी खत्म नहीं होने देगा। इसलिए इस कांग्रेस के झूठ से बचना चाहिए। और ये आज से नहीं बोलने लगी है, सत्ता जब से ये बाहर हुए, सत्ता से तड़पते हैं। जैसे मछली होती है ना, बिना पानी के उसको बाहर निकाल दिया जाए कैसे वो तड़पती है, ऐसे तड़पते हैं सत्ता के बिना। क्यों? सत्ता इनके लिए भोग का, एक लालसा का विषय है। भोगते हैं सत्ता को, भ्रष्टाचार में से घर भरते हैं, अपने रिश्तेदारों के, अपने पार्टी के लोगों के। कितने सने पड़े हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, कितने ही मुकदमे, सीबीआई, जेल, पता नहीं क्या क्या हुई है। हम आते हैं सत्ता में तो संकल्प लेके आते हैं कि सत्ता हमारे लिए सेवा का साधन है। हम गरीब की, हम जो भी हमारा किसान है, मजदूर है, जो छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, छोटा कोई उद्योगपति है, ऐसे लोगों को ऊपर उठने का ये हमारा संकल्प है। और आगे चल करके हम एक एक परिवार की चिंता करेंगे। हमने ऐसा सिस्टम बनाना शुरू किया है कि हर परिवार का डाटा हमारे पास होगा। किसी परिवार की आमदन कम है तो कैसे बढ़ाई जाए, रोजगार नहीं तो रोजगार कैसे दिया जाए, बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे स्कूल में तो उनको बुला करके स्कूल में एडमिशन कराया जाए,
बीमार है तो उसके रोगी का इलाज कैसे हो इसकी चिंता करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हालांकि ऐसे गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपया ये तय कर दिया है कि किसी गरीब परिवार को कर्जा ना लेना पड़े, अपनी छोटी मोटी जायदाद ना बेचनी पड़े, उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज ये सरकार कराएगी। कोई गरीब है उसके सिर पर छत नहीं है तो ये मकान देने का काम इसमें सरकार पूरा योगदान करेगी ताकि उसका छोटा सा मकान एक बन जाए, उसके सिर के ऊपर छत हो जाए। ये काम आज मोदी जी की सोच, आज हम लोगों की विचारधारा में गरीब को पहले ऊपर उठाओ, ये वो काम कर रही है। मित्रों, ये कांग्रेस कितनी ही बौखला ले, कितना ही झूठ बोल ले, लेकिन अब इसके झूठ फरेब चलेंगे नहीं। क्यों? अब सामने नरेंद्र मोदी जी बैठा, उसने इनकी गर्दन पकड़ ली, इनको दबा लिया, इनकी सारी घेराबंदी कर ली, इनको बाहर निकलने नहीं देंगे, इनको बाहर नहीं निकलने देंगे। और ये चुनाव आप लोग देख रहे हैं कि हमारे कांग्रेस के नेता क्या कहने लग गए हैं। पहले तो कहते थे कि बीजेपी का कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी, फिर कहने लगे भाई जरा डट के लड़ो, अपने कांग्रेस वालों कहते हैं डट के लड़ो। ये घर घर में जाने लग गए, तुम भी घर घर में जाओ, फिर उनको मुकाबला लगने लगा। अब क्या कहते हैं, भाई तुम्हारे कैंडिडेट का मत देखो, ये चुनाव मेरा मान लो इसलिए मुझे जिताओ, ये उनके नेता कहने लग गए। वास्तव में उन्होंने हार मान ली है। आज वातावरण में ऐसा है कि इस वातावरण में उनको लगता है कि हम जैसे जींद में उखड़ गए थे, जो चौधरी साहब ने कहा, ऐसे आज वो उखड़ चुके हैं, उखड़ चुके हैं। लेकिन चुनाव होता है, आखिरी 4 दिन ये बहुत जैसे कहते हैं कत्लेआम की रात होती है, ये आखिरी 4 दिन बड़े महत्व के हैं। इसमें सब तरह के वो खेल खेलेंगे, लेकिन खेल में हमारा खिलाड़ी भी दाव लगाएगा, पीछे नहीं रहने देगा। दाव इसको भी बहुत आते हैं। तो इसलिए भाइयों बहनों, आपके सहारे दोनों पार्टियों के हमारे चाहे कार्यकर्ता हैं, नेता है या जनता के हमारे समर्थक बैठे हैं, सबके जिम्मे काम है कि अब हर वोटर को घर से निकालो और उसको कमल के निशान पर भाई योगेश्वर दत्त को जिताने की अपील करो। घर घर जाके वोट मांगो, बिना मांगे वोट मिलता नहीं है। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूं, मान लो हमारे रिश्तेदार के यहाँ कोई चाचा मामा ताऊ का बेटा या बेटी, उसका ब्याह आ जाए और ब्याह की तारीख तय हो जाए, तो जैसे जैसे तारीख नजदीक आती है तो हमें एक इंतजार होती है, किस बात की? न्योते की। और न्योता नहीं आए तो हम जाते हैं क्या? हम जाते हैं क्या? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? चले जाना चाहिए। क्या होता है, क्या होता है उससे? बिना बुलाए होता क्या है? सम्मान के लिए हम नहीं जाते, हम अपना मानते हैं कि हमारी बेइज्जती हो गई, हमारा अपमान हो गया। आज बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, भाई योगेश्वर पहलवान को जिताना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उससे वोट मांगने नहीं गए ना, तो उसके मन में भी क्या आएगा? यही सम्मान की बात आ जाएगी। वो कह देंगे ये इब्बई से हो गए, वोट मांगने नहीं आए, कल नहीं जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? तो इसलिए वोट मांगना भी जरूरी है, ठीक है ना? वोट मांगना जरूरी है। अब आप ये कहोगे उन तो वोट मांगने जावांगे, मारते ही वोट किसने मांगा है? कह सको ना कि भाई आज मैं आज था तो वोट मांगना आया। बड़ौदा वासियों, बड़ौदा नाम से ये हल्का है, बड़ौदा जीत गए। न केवल हरियाणा में और देश में, दुनिया में नाम जाने वाला कि बड़ौदा विधानसभा, और वहां पहलवान योगेश्वर दत्त, इनका नाम तो पहले से गया हुआ है, इनके साथ जीत जुड़ करके यहां के इस नाम का सम्मान भी होने वाला है। इसलिए एक ही संकल्प हमारे सामने, जैसे योगेश्वर भाई ने कहा कि चिड़िया की आंख कमल का निशान, 3 तारीख तक सब लोगों को बताना है कि एक ही बात का ध्यान रखें कि
कि जा करके कमल के निशान पर मोहर लगाएं। निशान पर मोहर नहीं लगानी होती आजकल, आजकल बटन दबाना होता है। बटन दबाओ, इतना दबाओ, इतना दबाओ, इतना दबाओ कि मशीन भी चकरा जाए कि ये क्या हो गया। और बात सवेरे 11 बजे तक जितने ज्यादा अपने वोट डल जाएंगे उतना बाकी जो बाकी रह जाएंगे ना, उसमें 10-5% लोग ऐसे होते हैं जो घर बैठे इंतजार करते रहते हैं और पूछते रहते हैं, भाई की तोड़ से हवा, पूछते हैं ना की तोड़ की हवा चाल से। अगर उनके पास ये पहुंच गया कि भाई योगेश्वर पहलवान मजबूत है, तो उन्होंने कहा फिर तो मैंने हार का मुंह को नहीं देखना, मैं भी जीत में जाऊंगा, मैं भी जाकर योगेश्वर का डाल के आऊंगा। जीतने के सब साझीदार होते हैं, हारने का कोई नहीं होता। इसलिए वो जो वोटर होते हैं वो भी पक्के वोटर नहीं है, वो उस दिन फैसला करते हैं। और उस दिन फैसला करने के लिए आप लोग 11 बजे तक ऐसा वातावरण बना दो कि जीतने वाली पार्टी, जीतने वाला कैंडिडेट योगेश्वर पहलवान, आपके 10% वोट वैसे ही बढ़ जाएंगे। है मंजूर? तो 3 तारीख को सवेरे सवेरे पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान। और भाई किसी के घर में ब्याह हो, मानो बेटी का ब्याह, छोरी का ब्याह, तो वो भी सोच लो कि पहले मतदान फिर कन्यादान। कम से कम बेटी ब्याह के कहीं और जाएगी, वोट मिलेगा नहीं। कन्यादान करने से पहले वोट डलवा लोगे तो वोट डूब जाएगा। और मैं तो आगे तक भी कहता हूं कि भाई कोई बड़ा बुजुर्ग तैयार बैठा हो ऊपर जाने वास्ते, तो उन्होंने कहा पहले वोट डाल जाए फिर जाइए। ये देश और धर्म का काम है, ये ना तो कोई योगेश्वर पहलवान के लिए हम बहुत ज्यादा एहसान कर रहे हैं, न किसी और पर एहसान कर रहे। देश और समाज की व्यवस्थाओं को बढ़िया बनाना है, ठीक करना है, बड़ौदा का विकास कराना है, तो यही एकमात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ते पर आप चलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।